इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और बुलेटिन में बात सबसे पहले आज युवाओं को जो सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार से दिया गया उससे जुड़ी खबर से करते हैं। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे देश के लाखों युवाओं के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हजारों युवा देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन समेत कई विभागों में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे देश के लाखों युवाओं के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग सरकारी विभागों में चयनित 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज हजारों युवा देश की विकास यात्रा में भागीदार बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन समेत कई विभागों में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने हाल ही में 5 देशों की यात्रा का जिक्र किया और कहा कि इस दौरान उनकी दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ विस्तार से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं और देश की तकनीकी प्रगति देखकर बेहद उत्साहित है, साथ ही भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनना चाहती है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के अलग अलग देशों के साथ नई साझेदारियां कर रहा है ताकि देश के युवाओं को ज्यादा अवसर और रोजगार मिल सके। उन्होंने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, ग्रीन हाइड्रोजन और पर्यावरण अनुकूल विनिर्माण से जुड़े क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम सेक्टरों में हो रही वैश्विक साझेदारियां नई अर्थव्यवस्था और नए अवसरों के द्वार खोल रही हैं। भारत ने पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एग्रीमेंट पर तेजी से काम किया है। यूएई और नॉर्वे के साथ पार्टनरशिप से भारत का शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम मजबूत होगा। और आप तो जानते हैं शिप बिल्डिंग यानी स्किल्ड मैन पावर की बहुत जरूरत पड़ती है।
यानी भारत के इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और स्किल्ड वर्कर्स के लिए इतनी मांग बढ़ने वाली है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कितने अवसर तैयार होंगे। साथियों, हर नई पार्टनरशिप के साथ हम भारतीय स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए दुनिया से जुड़ने के नए रास्ते बना रहे हैं। इससे भारतीय युवाओं को एडवांस एक्सपर्टीज, ग्लोबल मार्केट्स और ग्रोथ के नए मौके भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हर भारतीय वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत आज इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में बड़ी ताकत बन चुका है और गांवों में भी तेजी से बदलाव दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में महिला नेतृत्व वाले नए कारोबार सामने आ रहे हैं। आज गांवों में भी बदलाव तेजी से दिखाई दे रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ने से किसानों, छोटे व्यापारियों, विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खुले हैं। हमारी नारी शक्ति की भूमिका भी लगातार बढ़ रही है। छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही है। देश भर में 47 जगहों पर आयोजित हुए इस रोजगार मेले में कई केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की और युवाओं को सरकारी नौकरी के जॉब लेटर सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले का आयोजन शुरू किया था। अभी तक इन मेलों के जरिए देश भर में 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। ये युवा आज देश की प्रगति और विकसित भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पिछले 10 दिनों में ईंधन की दरों में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। भारत में कीमतों में करीब 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। 15 मई को ही सरकारी तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी हुई कीमतों का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डालना शुरू किया था। वहीं ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने वैश्विक संकट का हवाला देते हुए खुद का बचाव किया है। वैश्विक संकट के बीच देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस बार फिर पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। बीते 10 दिनों में कुल मिलाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पिछले 10 दिनों में ईंधन की दरों में ये तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई को ही सरकारी तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डालना शुरू किया था। वहीं ईंधन के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर सवाल दागते हुए पूछा है कि आखिर महंगाई कहां जाकर रुकेगी। Modi's promise to the nation that Akshaya Din is happening every day. Every day he is hiking the price of petroleum products. It's adding up to the inflation, and there is a huge price rise that is happening, spiraling up the prices of essential commodities. People are under duress, distress. This has happened because of the gross mismanagement of this government. वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी बढ़ते दामों पर चिंता जताई है। हालांकि उन्होंने मिडिल ईस्ट जंग का हवाला देते हुए कहा है कि यह संकट पूरे विश्व में है। विपक्ष को यह समझना चाहिए कि हमारे देश में दूसरे देशों की तुलना में ईंधन के दाम बहुत कम बढ़ाए गए हैं। देखिए, ये यकीनन विनम्रता से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं जनता के लिए, आम लोगों के लिए, सबके लिए ये एक परेशानी का सबब है, कारण है, जिसकी वजह से सबकी चिंताएं यकीनन बढ़ेंगी।
पर आज की तारीख में जिस तरीके से ये वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई हैं, ग्लोबल चैलेंजेस जिस तरीके से भारत को ही नहीं दुनिया के हर एक देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, ये उसी का ही परिणाम है। परिस्थिति दुनिया भर में जो चल रही है, आर्थिक स्थिति, इकोनॉमी पर उसका काफ़ी प्रभाव है। सालों से डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा था, सरकार सब्सिडी दे करके उसमें और चला रहा था, लोगों पर प्रेशर ना आए, लेकिन एक सीमा के बाहर हो गया है। ऑयल कंपनीज का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है सरकार। देखिए, दुनिया में जिस तरह की अनिश्चितताएं बढ़ी हैं, लंबे समय तक भारत सरकार ने आम लोगों को परेशान नहीं होने दिया है। अब थोड़ी वृद्धि जरूर हुई है, मुश्किलों का सामना पूरी दुनिया कर रही है, और हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का जो भंडार है वो है। जाहिर है कि लगातार बढ़ रही तेल कीमतों का असर केवल वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे पहले भी 2 बार ईंधन के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण ईंधन कीमतों में ये बदलाव हो रहा है। फिलहाल आम जनता को राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। 10 दिनों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच इस फैसले से अब आम जनता पर इसका बोझ पड़ा है। आम जनता पर महंगाई का दबाव इसकी वजह से और बढ़ गया है। वैश्विक संकट के बीच देश में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इस बार पेट्रोल की कीमतें 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतें 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई है। पिछले 10 दिनों में कुल मिलाकर कीमतों में लगभग 5 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। शनिवार को हुई बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के भाव 92.49 रुपए प्रति लीटर है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के बीच पिछले 10 दिन में ईंधन की दरों में तीसरी बढ़ोतरी है। 15 मई को ही सरकारी तेल कंपनियों ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा कीमतों का बोझ धीरे धीरे ग्राहकों पर डालना शुरू किया था। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। रसोई से लेकर सड़क तक, ट्रांसपोर्ट से लेकर बाजार तक हर जगह महंगाई का असर दिखाई देने लगा है। लगातार बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। रोज ऑफिस जाने वाले लोग अब गाड़ी निकालने से पहले कई बार सोच रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारी और ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि बढ़ती तेल कीमतों ने उनका बजट बिगाड़ दिया है। लोगों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने घर का खर्च संभालना मुश्किल कर दिया था, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी ने हालात और खराब कर दिए हैं। भाई बहुत दिक्कत है, अब क्या करें, डेली रूटीन है, बस हम यूज़ नहीं कर सकते। सेम टाइम है, इस टाइम तो बस इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है, तो करना तो पड़ेगा ना। महंगाई जितनी बढ़ेगी कुछ तो मुसीबत तो आई भाई। जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ाई जाए। भाई ठीक है, युद्ध चल रहा है, अच्छी बात है, महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन इसका मार तो प्राइवेट जनता ही भुगत रही है, छोटे मोटे कर्मचारी। भाई आज तो चलो हमारे पास पैसा है तो पेट्रोल डलवा रहे, कल को पैसा नहीं रहेगा तो कहाँ जाएंगे। सैलरी तो बढ़नी चाहिए, तो मुख्यमंत्री को ये बोला जाए कि भाई सैलरी पे भी थोड़ा ध्यान दे। ऐसे तो नहीं बढ़ना चाहिए तो सर, बाकी बढ़ भी रहा है तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अब क्या करेंगे, काम करना है, कहीं जाना है तो क्या कर सकते हैं। सरकार अब जो भी सरकार कर रहे हैं अपने लिए, हम लोग का भी लिए अच्छा ही कर रहे हैं। अपना भी उनका सोच खुद होना चाहिए। अब क्या बोले, इसमें बढ़ रहा है तो अब तो बढ़ाना तो जरूरत है, तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या कर सकते हैं इससे बताइए।
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और कच्चे तेल की सप्लाई पर बढ़ते खतरे की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हलचल का सीधा असर यहां की कीमतों पर पड़ता है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, जिससे महंगाई का दबाव और ज्यादा बढ़ने की आशंका है। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम जनता सरकार से राहत की उम्मीद कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम अब आम जनता के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कथित बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। यूपी के महोबा में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है और इसे अमर्यादित करार दिया है। विवाद बढ़ने के बाद अजय राय के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले पर सफाई देते हुए अजय राय ने दावा किया है कि वायरल वीडियो एडिटेड है और उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। अजय राय की प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी ने सियासी गलियारों में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बयान सामने आने के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया। मामला बढ़ने के बाद अजय राय पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। हालांकि विवाद बढ़ता देख अजय राय ने सफाई देते हुए दावा किया कि वायरल वीडियो एडिटेड है और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो आज उस बच्ची की बात उठाने के लिए मेरे ये फर्जी जो वीडियो एआई जनरेट करके चला रहे हैं, एक नहीं 10 अब चलाओ, मेरे पर 10 मुकदमे लगाओ, 100 लगाओ, पर उस दलित बच्ची को न्याय दो, ये मेरी मांग है और उस अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अजय राय की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक बयानबाजी तेज हो गई। बीजेपी नेताओं ने इसे प्रधानमंत्री का अपमान बताते हुए कांग्रेस की मानसिकता पर सवाल उठाए, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किस तरह की टिप्पणी की और अब 2 कौड़ी का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, जिसकी 2 कौड़ी की हैसियत है, उसने सारी मर्यादा तोड़ दिया। कल का दिन भारतीय राजनीति का, मुझे लगता है भारत की डेमोक्रेसी का, भारत के लोकतंत्र का बहुत काला दिन है और इस तरह की भाषा, इस तरह के व्यवहार को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, मुद्दे को ना भटकाएं। मुद्दा आज की डेट में नीट की परीक्षा है और उसमें अगर भाषा की मर्यादा कहीं पर गड़बड़ हुई है तो प्रधानमंत्री अपनी भाषा देखें। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अजय राय के बयान की आलोचना की है। विपक्ष ने भी माना है कि अगर भाषा की शैली ठीक नहीं होगी तो फिर आप जनता की सेवा कैसे करोगे। सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी यही कहा है कि इनके आका पीएम का अपमान करते हैं तो फिर चेले आखिर पीछे क्यों रहेंगे। भाई वो उनके नेता हैं राहुल जी, तो राहुल जी को चेला हैं। जब गुरुए जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं तो चेला का उससे कम रहे। चेला तो उनसे आगे निकल जाते हैं। जैसे प्राइमरी में पढ़ाने वाला मास्टर रह जाता है और चेला आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं। नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा है कि राजनीति में अगर आपकी भाषा बदल जाएगी तो राजनीति सड़क छाप हो जाएगी। और कल के जो वीडियो आए हैं, अगर वो टेम्पर्ड नहीं है और उसमें जरा भी असलियत है तो ये खतरनाक है। अगर यही सब रहेगा तो युवा राजनीति से चिढ़ने लगेगा, आम आदमी राजनीति से चिढ़ने लगेगा। जब तक आपको अपने भाषा पे मर्यादा नहीं रख सकते हैं तब तक आप लोगों से कैसे बात करेंगे। आज आप सत्ता में नहीं हैं तब आप इतने गंदे शब्द बोल रहे हैं, कल आप सत्ता में आएंगे तो आम जनता का भी क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को बिना किसी देर के तुरंत एक्शन लेना चाहिए और तुरंत उनका इस्तीफा लेना चाहिए। इस तरह जनता ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, आम जनता इनकी को सुनने तैयार नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में उज्जवल फुल बयाना अपशब्द बोलना, जिसके कारण मीडिया में इनका नाम आवे, मीडिया में ये छपे। पिछले दिन इन्हीं के नेता राहुल गांधी जी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए,
वो लगता था जैसे दुश्मन देश के कोई वक्ता बोल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की हार की हताशा और बौखलाहट का ये परिचय दिखाई पड़ता है। जहां पर अभी अजय राय जी कुछ समय पहले अस्वस्थ थे, वही मोदी जी ने उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की थी। तो ये उनके संस्कार बताते हैं कि मोदी जी जहाँ पर स्वास्थ्य की कामना की बात करते हैं और वो इस तरह की भाषा का शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब मैं कहूँगा कि अब तक तो राहुल गांधी जी बोलते थे, लेकिन अब तो राहुल गांधी जी के उन शब्दों के लिए नीचे करते करते नीचे तक कांग्रेस में पैदा हो गया है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कांग्रेस का बुरा हाल इससे भी होने वाला है। इस पूरे विवाद को लेकर सोशल मीडिया पर भी तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक तरफ बीजेपी समर्थक कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के समर्थक वीडियो की सत्यता और एडिटिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल अजय राय की सफाई के बावजूद विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा और बीजेपी इस मुद्दे को लगातार राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटी है। और अब बात उत्तर प्रदेश के एक फैसले की। राजभवन से यह फैसला लिया गया है। यूपी में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जारी हुआ है, जिसके मुताबिक सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक ही यूनिफॉर्म में आना होगा, जैसे कि स्कूलों में होता है। इस निर्देश का छात्र और छात्राओं ने स्वागत किया है। स्टूडेंट्स की माने तो इस फैसले से गलत घटनाएं रुकेंगी और अनुशासन बढ़ेगा। इस फैसले के बाद कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल्स की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं और सभी ने इसका स्वागत किया है। देश में कॉलेज और विश्वविद्यालयों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। ये फैसला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से जारी किया गया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षण संस्थानों में स्कूल की तरह ही यूनिफॉर्म लागू की जाएगी। मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक यूनिफॉर्म में आना होगा, जैसे कि स्कूल में होता है। इस निर्देश का छात्र छात्राओं ने स्वागत किया। स्टूडेंट्स की माने तो इस फैसले से गलत घटनाएं भी रुकेंगी और अनुशासन भी बढ़ेगा। सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, खासकर मतलब कॉलेज स्टूडेंट के लिए। हमें कॉलेज डेली आना होता है या फिर हम कहीं आ रहे हैं रास्ते में, तो मतलब ये होता है कि कॉलेज स्टूडेंट है, इसके वजह से कोई भी मतलब हम लोगों को ये नहीं होती है, कुछ सोचना नहीं पड़ता। उसके बाद हम कॉलेज जैसे आते हैं, खासकर लड़कियों के लिए होता है कि लड़कियों को तो कुछ ज्यादा ही होता है, हमें सोचना नहीं पड़ता। लड़कियों को ज्यादा ही सोचते तो सोचना नहीं पड़ता। हमारे इसके लिए सही क्या है, इससे कोई गरीब और अमीर में कोई एक समानता रहेगी और सब अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। तो आपको ठीक लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। एज अ स्टूडेंट मेरी तरफ से यही रहेगा कि हर बच्चे को ना प्रॉपर यूनिफॉर्म ड्रेस कोड एक कॉलेज का होना चाहिए। एक कॉलेज का ही नहीं, प्रॉपर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे प्राइवेट होता है या गवर्नमेंट होता है, सबका ही ड्रेस कोड होना चाहिए। उसमें लगता है कि बच्चा कोई क्या बोलते हैं पढ़ने के लिए जा रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन में जा रहा है। अगर नॉर्मल कोई ऐसे तो अगर ड्रेस कोड प्रॉपर नहीं होगा तो कोई भी इंसान अंदर घुस सकता है या कुछ भी कर सकता है। जैसे कॉलेज में पहले देखा गया है कि कुछ होते हैं, मतलब लड़ाई वड़ाई होती रहती है, बट जब से यूनिफॉर्म लागू होती है, प्रॉपर आईडी कार्ड, प्रॉपर यूनिफॉर्म सबके लिए, तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे कॉलेज जा रहे हैं। सब ड्रेस कोड होना ही चाहिए। ड्रेस कोड तो सभी के लिए लागू होना ही चाहिए। ड्रेस कोड से पता चलता है कॉलेज का बच्चा है, वरना क्या पता चलेगा कौन कहाँ जा रहा है। कितने फायदा काफी है ड्रेस कोड का, मतलब ड्रेस से थोड़ा यूनिफॉर्मिटी भी आती है, वरना कुछ बच्चे कुछ भी पहने आते हैं। आए दिन यहाँ पे काफी लोग आते हैं, बदतमीजी करते हैं, झगड़ा लड़ाई हर चीजें होती हैं। अब ड्रेस कोड जब लागू हो गया तो यहाँ गेट पे एंट्री नहीं होगी और ड्रेस ही पहन के आएंगे तभी एंट्री होगी, अंदर नहीं एंट्री होगी। हमारे हिसाब से सरकार बहुत अच्छा पहल शुरू की है। ड्रेस कोड बहुत जरूरी होता है हमारे विश्वविद्यालय, हमारे कॉलेज के लिए, क्योंकि इससे बाहर के लोग भी हमारे कॉलेज में आके घूमते टहलते थे या फिर कुछ दुष्कर्म व्यवहार कर सकते थे। ये बहुत अच्छा है, इससे छात्रों की पहचान होगी कि हमारी कॉलेज का बच्चा है, बाहर के लोग नहीं आएंगे। हमारे यहाँ छात्रा भी पढ़ती हैं, उनके साथ भी कोई अनुचित व्यवहार नहीं होगा, उससे पता चलेगा वो लड़का कॉलेज का था या बाहर का था। इस फैसले के बाद कॉलेजों के टीचर और प्रिंसिपल्स की भी प्रतिक्रिया आई है। सभी इसका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा जो ड्रेस कोड की जो पहल की गई है, ये सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक ड्रेस की बात होती है, कोई भी गणवेश हो तो वो अनुशासन का प्रतीक होता है और ड्रेस पहनने से कोई भी छात्र हो, छात्रा हो, कर्मचारी हो, सैनिक हो, तो अनुशासन की एक अलग ही पहचान होती है। अपने आप में आत्मविश्वास जागता है और ऊंच नीच का भाव मिटाता है। तो अनुशासन की जो पहल सरकार द्वारा की गई है बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसको सबको स्वीकार करना चाहिए, चाहे कोई भी संस्थान। और ये ड्रेस कोड जो सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है
और हमारे इस वीरांगनावंती भाई महिला महाविद्यालय में ड्रेस कोड बहुत पहले से लागू है। हमारे यहाँ सभी छात्राएं प्रॉपर ड्रेस में ही आती है और सरकार द्वारा इसका और भी जो कदम उठाया गया है इससे और कॉलेजों को भी इसको अपनाना चाहिए, जिससे कि समानता का भाव छात्राओं में हो, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो। बिल्कुल, ये तो यूपी गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक डिसीजन है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं तो सभी लोग यदि ड्रेस में होंगे तो निश्चित रूप से एक तो रिकॉग्निशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरी तरफ जो बाहरी एलिमेंट्स हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के हैं, उन्हें भी कॉलेज में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है क्योंकि वो बिना ड्रेस के होते हैं। तो ये अच्छी है, अनुशासन बनता है। दूसरी बात, पूरे शहर भर में यदि हमारा बच्चा कहीं भी पहुंचता है और यदि वो कोई भी घटना भी घटित होती है, ईश्वर ना करे कभी कोई घटना घटित हो, तो उनकी ड्रेस से ये निश्चित रूप से हमें पता चल जाएगा ये फला कॉलेज का है या फला इंस्टीट्यूट का है। तो ये बहुत अच्छी बात। तो ड्रेस कोड से सबसे बड़ी चीज़ ये फायदे होती है कि जो विभिन्न घरों के जो बच्चे आते हैं, गरीब अमीर, उन बच्चों में अगर ड्रेस कोड लागू कर दिया जाए तो एक समान परिवेश और वस्त्र के साथ जब बच्चे आते हैं तो उनमें समानता दिखाई देती है, समानता से सद्भाव बनता है और हमें पहचान करने में सुविधा होती है कि कौन सा छात्र हमारे महाविद्यालय का है, कौन बाहरी है। उसके अनुसार हम उनके साथ समन्वय स्थापित करने में महाविद्यालय और शिक्षकों को आसानी पड़ती है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस निर्देश के मुताबिक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में ड्रेस कोड का पालन अनिवार्य किया जाएगा और हर एक शिक्षण संस्थान में यथासंभव एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, जिससे छात्र छात्राओं के बीच समानता और अनुशासन की भावना को बढ़ावा मिलेगा। अब ये फैसला चर्चाओं में है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रामा रोड पर लगाए गए अत्याधुनिक डस्ट कैचर मशीनों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रदूषण केवल सर्दियों की चुनौती नहीं, बल्कि पूरे साल लगातार काम करने का विषय है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुधार के लिए नई तकनीकों और इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है। सरकार के मुताबिक पर्यावरण मंत्रालय की नवाचार चुनौती पहल के तहत लगाए गए ये निडर धूल संग्राहक मशीनें 1 घंटे में करीब 3 लाख लीटर हवा साफ करने की क्षमता रखती हैं। वहीं स्टार्टअप प्रदर्शनी में सामने आए कई नए समाधान का मूल्यांकन आईआईटी दिल्ली के सहयोग से किया गया है। फिलहाल दिल्ली सरकार का दावा है कि नई तकनीकों के जरिए राजधानी में प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पोल्यूशन जो है ये 2 महीने का चैलेंज नहीं है, ये साल भर करने वाला काम है और उसके लिए लगातार हमारी सरकार हर संभव प्रयास जो दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर रखने के लिए है, पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए वो काम कर रही है। नए नए इनिशिएटिव, आप सबको ध्यान होगा कि हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टार्टअप्स का एक एग्जीबिशन किया था, जिसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ जो लोग लेके आए थे पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए, हमने उनको एग्जिबिट किया। आईआईटी दिल्ली के साथ मिल करके उन्हें जज किया, उसमें से जो बेस्ट प्रोजेक्ट थे उनको उठाया और अब हम उनको दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये सभी प्रोजेक्ट जो यहाँ आप देख रहे हैं ये उसी स्टार्टअप से लिए गए हैं और दिल्ली के लिए ये अब काम करने के लिए इनको ले लिया गया है। अब ये पायलट प्रोजेक्ट के नाते हमने बहुत सारी चीज़ें दिल्ली में लगाई है। आज हमने 3 नए आपको इनोवेटिव जो हमारे एफर्ट्स थे वो दिखाए हैं कि दिल्ली सरकार ने जो 3 नए इनिशिएटिव आज आपको दिखाए हैं, ऐसे ही और इनिशिएटिव जो सरकार लेती रहेगी जब तक वो मौसम आएगा जब दिल्ली प्रदूषण से परेशान होती है, उस समय तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने बेस्ट एफर्ट कर लें। हर 360 डिग्री पे सरकार काम कर रही है, चाहे वो डस्ट मिटिगेशन हो, चाहे वो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ पे काम कर रही है। प्लांटेशन पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो
अपनी ओर से दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर करने के लिए सरकार कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है इस बार, और पूरा साल इस पे काम करते हुए जब हम उस सीजन पे आएंगे तो मेरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को बेहतर हवा इस बार मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं ट्विशा शर्मा मौत मामले की। इस संदिग्ध मौत का जो मामला है, ट्विशा शर्मा की जो मौत हुई है, संदिग्ध मौत मामले के लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। हाई प्रोफाइल केस के मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने जबलपुर जिला अदालत में सरेंडर किया। उसके बाद भोपाल पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, कोर्ट में उसे पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि इस केस की जांच और तेजी से अब आगे बढ़ेगी। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील समर्थ सिंह की वकालत करने का लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस हाई प्रोफाइल केस में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने जबलपुर जिला अदालत में सरेंडर कर दिया। इसके बाद भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को हिरासत में ले लिया और भोपाल के लिए वो रवाना हो गई। काफी दिनों से फरार चल रहे समर्थ सिंह के अचानक सामने आने के बाद पूरे मामले में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अब इस केस की जांच और तेजी से आगे बढ़ेगी। शनिवार को समर्थ सिंह को पेश किया जाना है। हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आरोपी वकील समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। समर्थ सिंह के वकील ज्ञानेंद्र शर्मा ने बताया कि हम भाग नहीं रहे हैं, हमने सरेंडर किया है। सरेंडर कर दिया है, अब हम लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट कर रहे हैं। आप सबके साथ हैं, सबके साथ खड़े हैं, कोई मना नहीं कर रहे हैं, हर जगह खड़े हैं। एटलीस्ट हम हमारा लीगल राइट तो यूज करें। सरेंडर नहीं हुआ, एंटीसिपेटरी नहीं मिली, हम सरेंडर कर देंगे। दूसरी तरफ भोपाल के एडिशनल डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि पुलिस ने शुरू से ही इस केस की जांच गहनता से की है। मुजरिम कोई भी हो वो बचेगा नहीं। कि पुलिस ने अपने कर्तव्य में कोई ढिलाई या कार्रवाई नहीं की है, ये कहना गलत है। पुलिस की कार्रवाई डिले नहीं हुई। जितने भी प्रकार के एफआईआर विवेचनाएं होती है या घटनाएं होती है, उसमें प्रभावशील अप्रभावशील दोनों प्रकार के लोग आते हैं। कार्रवाई पुलिस ही करती है और पुलिस निष्पक्ष रूप से करती है, क्योंकि कानून के नजर में सभी नागरिक समान हैं। इस बात को शंका के दायरे पर नहीं लेना चाहिए। पुलिस ने पहले दिन से ही प्रकरण के अंतर्गत संपूर्ण कार्रवाई की और आरोपी की गिरफ्तारी के भी संपूर्ण प्रयास किए। आरोपी निश्चित रूप से कोई भी हो, वो पुलिस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रह पाता। अंततः हमने उसे कल गिरफ्तार कर लिया। समर्थ सिंह की गिरफ्तारी, ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम और इस केस की सीबीआई जांच, ये सभी परिजनों की अहम मांगे थीं। हालांकि अब इस मामले में ट्विशा शर्मा के परिजनों का कहना यह है कि ये सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एमपी सरकार और प्रशासन ने बहुत समय के बाद एक्शन लिया है। बस मेरा ये है कि हमारा सीबीआई की जांच जल्दी से जल्दी हो और हमारा ये जो केस है उसको फास्ट ट्रैक ट्रायल पे चलाया जाए, जिससे कि जल्दी से डिसीजन आए। क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने जो देखा है, बहुत सालों लग जाते हैं लोगों को, अपनी चप्पलें घिस जाती हैं लोगों की। तो बस मैं जो ये अक्यूज्ड हैं उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से उनको गिरफ्तारी हो। सर, ओवरऑल हम ये देखते हैं कि जो भी कार्रवाई करी गई है वो कार्रवाई जो है बहुत देर से करी गई, और जो न्यायिक व्यवस्था है उन्होंने कल कई सही फैसले लिए। उन्होंने PM2 जिसकी परमिशन हम लोग पहले ही दिन से मांग रहे थे, उसको जो है कल माननीय उच्च न्यायालय ने माना, और उसकी कोई वजह नहीं थी डिनाई करने की लगातार। और दूसरी बात ये कि ये भी माना गया कि गिरीवाला जी को जो बेल दी गई है उसका जो उसके लॉ और जो पास्ट में इस तरीके के जो प्रोटोकॉल्स हैं या जो नियम बने हुए हैं उसको जो है उतनी गंभीरता से ना लेकर एक जल्दबाजी में दी गई बेल थी। तो ये हम बहुत स्वागत करते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने कल इस बात को कोर्ट में स्पष्ट किया है। जबलपुर में हंगामा होना ही था, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 दिनों से जो समर्थ, उसकी मदर और ये सारी जो समर के सपोर्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि समर्थ
को कैसे भी करके बचाया जाए। जबलपुर में मैं खुद मौजूद था, मैंने खुद देखा कोर्ट परिसर में जब वो लोग पहुँचे थे तो वहाँ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था, कमरा बंद था, आराम से समर्थ अपने बैठे हुए थे, वहाँ पर ज़्यादा प्रशासन भी नहीं था, वहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे। धीरे धीरे करके उसके दोस्त, उसके बार काउंसिल के जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुँचे। मुझे लगता है कि उसे कटारा हिल्स थाने में डायरेक्ट सरेंडर करना चाहिए था, बट उसने कुछ ना कुछ प्लान तरीके से किया है। कोई बंदा जिसके ऊपर 30,000 का इनाम है और जो इधर उधर एब्सकॉन्डिंग है, तो उसे यहीं से पकड़ लेना चाहिए था। पता नहीं वो जबलपुर थाने तक, जबलपुर कोर्ट तक कैसे पहुंच गया, कैसे प्रशासन ने उसको वहां तक पहुंचने दिया। देखिए, वो हंगामा नहीं था, वो उनका शक्ति प्रदर्शन था कि हम कितने शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने, जो हमारे वकील साहब हैं, उनको भी धमकी दी कि भाग जाओ, इनकी बच्ची तो मारी है, इनको भी मारेंगे और तुम्हें भी यहाँ मार दिया जाएगा। ये पूरा गुंडा परिवार है, इनका साथ देने वाले भी सारे बदमाश हैं, माफिया हैं। वो अधिकारी नहीं है जो इनकी मदद कर रहे हैं, वो ये माफियाओं का एक संगठन है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, जिसमें जुडिशरी से जुड़े लोग शामिल हैं, जिसमें पुलिस शामिल है। दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक विशेष टीम भोपाल पहुंच गई है। ये टीम ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए आई है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जांच में पारदर्शिता के लिए इस दूसरे पोस्टमार्टम को मंजूरी दी थी। ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें भी काफी बढ़ गई हैं। पुलिस ने जमानत शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका लगाई है और उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भी भेजे हैं। और एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा, जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजकोट के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स सौराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा मेडिकल हब बनकर उभर रहा है। यहां एक ही छत के नीचे 22 स्पेशलिटी और 6 सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के साथ गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 200 एकड़ में फैले इस संस्थान की आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई थी और फरवरी 2024 में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई और तब से एम्स राजकोट आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ किफायती और उन्नत सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिससे सौराष्ट्र के मरीजों को काफी लाभ मिल रहा है। राजकोट में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स सौराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा मेडिकल हब बनकर उभर रहा है। यहाँ मरीजों को एक ही छत के नीचे 22 स्पेशलिटी और 6 सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सर्विसेज के साथ गंभीर बीमारियों के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। करीब 200 एकड़ में फैले एम्स राजकोट की आधारशिला दिसंबर 2020 में रखी गई थी और फरवरी 2024 में यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। तब से एम्स राजकोट मरीजों को अत्याधुनिक और अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। मैं यहाँ पे मेरे दांत की ट्रीटमेंट करवाने के लिए आई हूँ। यहाँ का चार्ज सिर्फ 10 रुपया ही है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से ज्यादा कम है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। मतलब बाहर के हॉस्पिटल में जाते हैं तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है और पूरा सपोर्ट भी नहीं मिलता है वहाँ पे स्टाफ। डर्मेटोलॉजी में दिखाने आई थी एम्स हॉस्पिटल और एम्स हॉस्पिटल बहुत अच्छी है। यहाँ पे खर्चा भी मिनिमम होता है और आपको कम खर्चे में बेस्ट केयर मिलती है। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं। एम्स हमारे लिए बेस्ट हॉस्पिटल। आंकड़ों के मुताबिक एम्स राजकोट में आज हर महीने करीब 180 क्रिटिकल सर्जरी होती है, जबकि वर्ष 2024 में यहाँ जहाँ 861 ऑपरेशन हुए थे, वहीं 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 1927 तक पहुँच गया। अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस आईसीयू की वजह से अब न्यूरो सर्जरी और यूरोलॉजी जैसी जटिल सर्जरी भी यहाँ संभव हो रही है। इन्हीं वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज के कारण आसपास के जिलों के मरीजों को अब इलाज के लिए अहमदाबाद या दूसरे बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ता है। सौराष्ट्र के जो मरीज हैं इनके लिए एम्स में काफी फायदा हो रहा है उस मरीजों के लिए, क्योंकि पहले जैसे द्वारका या पोरबंदर या जूनागढ़ या यहाँ से उनको अगर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट
की सेवाएं अगर वो चाहते हैं तो उनको अहमदाबाद या वडोदरा तक जाना पड़ता है। अभी उनको यहाँ एम्स राजकोट में ये सेवाएं मिलते हैं। एम्स राजकोट में सीडैक द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम लागू होने से मरीजों की पुरानी रिपोर्ट्स और ट्रीटमेंट हिस्ट्री एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाती है, जिससे उन्हें फाइलें लेकर भटकना नहीं पड़ता है। इतना ही नहीं, एम्स हॉस्पिटल में सिटी स्कैन और 3 टेस्ला MRI समेत सभी डायग्नोस्टिक और लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। हमारे पास आधुनिक डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, जैसे CT स्कैन, MRI और कैंसर के लिए मैमोग्राफी। साथ साथ लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी हमारे मॉडर्न फैसिलिटीज हैं, जैसे हमारे पास BSL-2 लैब है जिसमें वायरोलॉजी टेस्टिंग होते हैं, और पैथोलॉजी लैब जिसमें कैंसर के डायग्नोसिस होते हैं। ये सब बहुत अफोर्डेबल रेट में किया जा रहा है। यहाँ मरीजों को सिर्फ 10 रुपए का कार्ड बनवाना पड़ता है और फिर वो साल भर किसी भी विभाग में डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। एक्सीडेंट या गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को यहाँ पहले 24 घंटे पूरी तरह से मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में भी एम्स राजकोट तेजी से आगे बढ़ रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से MBBS सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। अब तक लगभग 8.5 लाख से ज्यादा मरीजों का भरोसा जीत चुका एम्स राजकोट आज मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए संजीवनी बन चुका है। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। वहां पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। लकड़ी, फोम और फर्नीचर से भरी दर्जनों दुकानों में आग तेजी से फैली। पूरा इलाका धुएं से भर गया। आग की सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका था। इसी दौरान हालात और बिगड़ गए क्योंकि गुस्साई भीड़ ने फायर ब्रिगेड की टीम पर पथराव कर दिया। व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल आग लगने की कारणों की जांच की जा रही है। दिल्ली के शास्त्री पार्क स्थित फर्नीचर मार्केट में देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अचानक भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया और लकड़ी, फोम, प्लाई और फर्नीचर से भरी दर्जनों दुकानों में आग की लपटें आसमान छूने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहा था। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की कई गाड़ियां घंटों तक आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही, लेकिन तब तक करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। आग में अपनी दुकान गंवाने वाले व्यापारियों का दर्द साफ छलक रहा था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची, जिसकी वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। इसी बात को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर हंगामा शुरू हो गया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब गुस्साए लोगों ने दमकल विभाग की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया और राहत कार्य जारी रखा। ये कम से कम 2.5-3 घंटे पहले लगी आग और कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई है। 2 फायर ब्रिगेड आई थी, उसमें से एक गाड़ी जो आई है वो भी आधी खाली आई है और उसका भी पाइप फटा हुआ है। ये मार्केट 100-200 मीटर से ज्यादा होगी। मतलब कि करोड़ों का नुकसान। हाँ, करोड़ों का नुकसान है। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पे आ जाती तो ये मार्केट पूरी जलती थी, बच जाती। अभी तक नहीं आई है। फायर ब्रिगेड के ना आने की वजह से पूरी मार्केट जल गई, करोड़ों का नुकसान हो गया है। भाई 2 गाड़ियां थी जब आग लगी थी और अब यह हालत है कि पूरी मार्केट खत्म हो चुकी। दमकल अधिकारियों के अनुसार दिल्ली अग्निशमन सेवा के नियंत्रण कक्ष को शुक्रवार रात करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। रात 1:20 तक करीब 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी और आग बुझाने का काम कर रही थी। बाजार में लगी आग तेजी से दुकानों तक फैल गई, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं छा गया। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है क्योंकि कई फर्नीचर यूनिट और सामान जलकर खाक हो गया है। देखिए 11:57 पे जो है फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना मिली और इनिशियल जो है टर्नआउट वो मैक्सिस का ही किया गया था इसमें, क्योंकि ये मार्केट इसमें काफ़ी मतलब जो है ज्वलनशील पदार्थ का मार्केट है। तो इसके बाद जो है फायर को जो है मैक्सिस डिक्लेयर किया गया और उसके बाद इसको मीडियम कैटेगरी की घोषित की गई। काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई है, मार्केट भी काफ़ी लंबी चौड़ी है
मुख्यतः जो है लकड़ी के फर्नीचर और प्लाईवुड वगैरह का काम होता है। करीब 25, 26 या 30 के आसपास जो है गाड़ियां हैं। आग कंट्रोल में है? आग अभी अंडर कंट्रोल है, इसका मैसेज दिया जा चुका है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आर्थिक नुकसान बेहद बड़ा बताया जा रहा है। आग के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। आसपास के लोग देर रात तक घरों से बाहर खड़े रहे। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू करते हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस भीषण हादसे ने एक बार फिर राजधानी की बाजारों में सुरक्षा इंतजामातों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और अब बात है आईपीएल की। आईपीएल 2026 के बीच कोलकाता नाइट राइडर्स को एक बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज अंग कृष रघुवंशी पूरे सीजन के लिए बाहर हो गए हैं। केकेआर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसकी पुष्टि की है। टीम के मुताबिक मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले के दौरान कैच लेने की कोशिश में अंग कृष को सिर में चोट लगी थी और इसके साथ ही उनके बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर भी हो गया, जिसके कारण वो अब आईपीएल 2026 के बाकी मैचों में नहीं खेल पाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।